Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about India's performance in Science Nobels, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स या मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीतने में भारत का परफॉर्मेंस इस आर्टिकल में बताया गया है, जो काफी डिसमल है, खराब है। देखते हैं इससे रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले नोबेल प्राइजेस के बारे में एक बार जरा देख लेते हैं कलेक्टिवली, इनको कैसे शुरू किया गया, कैसे इसमें नॉमिनेशन होता है। तो देखिए, नोबेल प्राइज आर गिवन इन मेमोरी ऑफ इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबेल। तो एल्फ्रेड नोबेल साहब काफी प्रॉस्पेरस, रिच एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर या केमिस्ट थे एंड ही बिलोंग टू द मॉडर्न डे स्वीडन। और उन्होंने अपने विल में बाय द एंड ऑफ फेज ऑफ हिज लाइफ उन्होंने एक विल बनाया। उसमें उन्होंने अपनी इंटरेस्ट एक्सप्रेस की कि जो लोग भी इन 5 फील्ड्स में काम कर रहे हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस, इन 5 एरियाज में काम करने वाले लोगों के लिए वो अपनी जो भी संपत्ति थी उससे एक ट्रस्ट बना करके इन एरियाज में काम करने वाले लोगों को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने विल बनाया। तो फिर उसी विल के बेसिस पे उनके मरने के कुछ साल बाद, लगभग 5 साल बाद शुरू किया गया देना नोबेल प्राइजेस। और नोबेल प्राइज इन 5 फील्ड्स में दिया जाता है। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, जिसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, एज वेल एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। एल्फ्रेड नोबेल साहब को मेनली क्रेडिट दिया जाता है फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट। आपको जैसा मैंने कहा, उनके मरने के 5 साल बाद नोबेल प्राइजेस देने शुरू किए गए। तो पहली बार यानी कि इनॉग्रल नोबेल प्राइजेस दिए गए इन द ईयर 1901। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो तमाम नोबेल प्राइजेज हैं वो सब स्वीडन में दिए जाते हैं। अभी नोबेल प्राइजेस के लिए कैसे नॉमिनेशन होता है, तो फाइनल सिलेक्शन तो एक कमिटी है, वो तय करती है नोबेल प्राइजेस के लिए। बट किन किन लोगों को कंटेंडर की तरह देखा जाता है, हाउ नॉमिनेशन इज डन फॉर नोबेल प्राइज, वो भी देखते हैं। So about thousands of people across the world are eligible to submit nomination for Nobel Prizes, जैसे रेनाउंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लॉ मेकर्स या फिर जो प्रीवियस नोबेल लॉरेट्स हैं, एज वेल एज द नोबेल कमिटी मेंबर्स, इन सब के पास राइट्स होता है अपने अपने हिसाब से नोबेल प्राइजेस के लिए कैंडिडेट्स का नाम सजेस्ट करें, नॉमिनेट करें। तो एक बार जब नॉमिनेशंस तय हो जाते हैं तो फिर उनमें से किनको नोबेल प्राइज दिया जाना है फॉर अदर फील्ड्स, वो तय करते हैं नोबेल कमिटी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हम लोग फेमसली कहते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, दैट टेक्निकली इज नॉट अ नोबेल प्राइज। वो उसका रियल नाम है सेवरिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इट इज नॉट अंडर नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सिर्फ इन 5 फील्ड्स में दिए जाते हैं। अब भारत की अगर बात की जाए नोबेल प्राइज में, खासकर साइंस फील्ड में, यानी कि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो भारत का परफॉर्मेंस डिसमल रहा है, खराब रहा है। बस एक बार, वो भी 94 ईयर्स पहले, भारत के एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स, और वो थे सर सीवी रमन साहब। उसके अलावा 3 इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज मिला है इन साइंस, जैसे हरगोविंद खुराना जी को इन फिजियोलॉजी इन 1968, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को इन फिजिक्स इन 1983 एंड वेंकट रमन रामकृष्णन साहब को इन केमिस्ट्री इन 2009। बट जब तक इनको ये अवार्ड मिला, ये तब तक किसी और देश की लोग सिटीजनशिप ले चुके थे। दे वर नॉट इंडियन सिटीजन एट द टाइम of the receiving award and their most of the work has been outside India.
सो आप कह सकते हैं कि टेक्निकली भारत में रह करके काम करने वाले भारतीय साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला हो वो बस एक ही हैं, वो हैं सत्येंद्र नाथ, आई एम सो सॉरी, वो हैं सीवी रमन साहब। तो प्रोफेसर सीवी रमन और फिजिक्स, उसके अलावा कई ऐसे रिनाउंड साइंटिस्ट को नॉमिनेशन मिला बट वो जीत नहीं पाए, फाइनल प्राइज नहीं जीत पाए। उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट नाम है वो एस एन बोस साहब का है। उसके अलावा बोस आइंस्टाइन फॉर्मूला डेवलप करने में ही हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके अलावा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब, नोन एज फादर ऑफ इंडियाज एटॉमिक प्रोग्राम, इन्होंने भारत के 3 स्टेज एटॉमिक प्रोग्राम को डेवलप किया है। उनको भी नॉमिनेट किया गया बट ही वाज नॉट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। इसके पीछे एक बड़ा कारण पॉलिटिक्स भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये सब भी चलता है। होमी जहांगीर भाभा साहब को यूएस बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट ही डाइड इन ए प्लेन क्रैश। माना जाता है कि उस प्लेन क्रैश के पीछे भी कहीं ना कहीं यूएस की स्पाई एजेंसीज का काम था, एंड ही डिड नॉट डाई इन अ प्लेन क्रैश, रादर ही वाज असैसिनेटेड, ऐसा माना जाता है। बट जो भी है, द फैक्ट रिमेन्स कि भारत से सिर्फ एक ही वैज्ञानिक को अभी तक नोबेल प्राइज मिला है इन साइंस, सीवी रमन साहब इन फिजिक्स इन 1930, 94 ईयर्स अगो। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, मेंस में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का डिस्मल परफॉर्मेंस क्यों है और कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। अब अगर ओवरऑल नोबेल प्राइजेस की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला नोबेल प्राइज इन 1913 इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। मैंने आपको कहा है 5 फील्ड है, तो लिटरेचर फील्ड से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। तो फॉर हिज कलेक्शंस ऑफ पोएम गीतांजलि। सीवी रमन साहब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, फिजिक्स से उनको मिला नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको रमन इफेक्ट नाम से भी जाना जाता है इन द फील्ड ऑफ लाइट फिजिक्स। मदर टेरेसा, though she was not born Indian, but later on she was given Indian citizenship, and she got Nobel Prize for Peace in 1979 for her humanitarian work. And कैलाश सत्यार्थी साहब को 2014 में मिला नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मेनेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about hike in MSP. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. MSP होता क्या है तो हम लोग कई दफा देख चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, अभी लास्ट महीने भी हमने देखा था। MSP देखिए, भारत सरकार सोइंग सीजन के वक्त ही, जैसे फार्मर्स अगर सोइंग कर रहे हैं, लास्ट महीने भी मैंने ये इमेज दिखाया था आपको, तो उस वक्त ही उनके क्रॉप्स के लिए एक बेसिक प्राइस अनाउंस कर देती है कि इससे फार्मर्स को एक प्राइस इंश्योरेंस की गारंटी मिल जाए कि आप जिस फसल को उगा रहे हैं, अगर ये मार्केट में अच्छे दामों पे नहीं बिका तो सरकार खरीद लेगी इस बेसिक मिनिमम प्राइस पे। उस प्राइस को कहा जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए क्रॉप ए है, इसके लिए सरकार ने अनाउंस कर दिया कि एमएसपी इज गोइंग टू बी ₹50। सो नाउ फार्मर्स गेट ए गारंटी ऑफ प्राइस कि अगर मार्केट में महंगे दाम पे बिका तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं तो सरकार की एजेंसी एफसीआई एंड नाफेड ये तो खरीद ही लेंगी ₹50 पर केजी पे, गिविंग अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस फॉर द फार्मर। तो इससे फार्मर्स को के मन में जो इनसिक्योरिटी रहती है वो एड्रेस होती है। और कभी अगर बम्पर प्रोडक्शन हो गया, बम्पर प्रोडक्शन किसी भी क्रॉप का होने के कारण होता क्या है कि सप्लाई बढ़ जाता है उस क्रॉप का और प्राइसेस ड्रॉप कर जाते हैं, तो उस केस में जो मार्केट फेलियर होता है, प्राइसेस ड्रॉप कर जाते हैं इन केस ऑफ बम्पर प्रोडक्शन, उस केस में फार्मर्स को बचाया जा सकता है विद हेल्प ऑफ दिस स्कीम एमएसपी। अलग अलग क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग सीजन ओनली। तो जैसे अभी राबी क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया गया है, इनफैक्ट उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। और एमएसपी अलग अलग क्रॉप्स के लिए कितनी दी जाएगी वो अनाउंस करती है भारत सरकार की कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगर एमएसपी की शुरुआत की बात की जाए तो इट वाज स्टार्टेड इन मिड 60s, 66 67 में स्टार्ट किया गया था।
First MSP for wheat was fixed in the year 1966-67, rupees 54 per quintal MSP and was announced. Time to time it has been revised for several crops, जैसे paddy के लिए over a period of time from rupees 51 it has increased to about 2000. Same is true for wheat as well. और ओवरऑल लगभग 23 क्रॉप्स के लिए, खारिफ, राबी एंड कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ओवरऑल भारत सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। अब करंट न्यूज यही है कि राबी क्रॉप्स के लिए अब उनका आ रहा है सोइंग सीजन, तो राबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया है भारत सरकार ने। एमएसपी फॉर wheat has been increased by about 7%, and now it has been 2,425 rupees per quintal. पिछले साल के मुकाबले ये 150 रुपीस का इंक्रीज है। वीट में ये हाई अमाउंट ऑफ इंक्रीज एमएसपी में करने के पीछे बड़ा कारण है कि वीट का स्टॉक भारत सरकार का कम हो रहा है। पब्लिक स्टोरेज में जितना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट में पहुंच चुका है, 20.52 मिलियन मेट्रिक टन्स। और वीट स्टॉक्स या राइस स्टॉक चाहिए होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें फूड ग्रेन्स बंटवाती है भारत सरकार। तो एक मिनिमम स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेंटेनिंग सच स्कीम, और उसी स्टॉक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए फिर जो अभी मिनिमम लेवल पे पहुंच गया है उसको थोड़ा सा और बफर को इंक्रीज करने के लिए भारत सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया है, जस्ट टू इंसेंटिवाइज फार्मर्स टू ग्रो मोर एंड मोर वीट इन द कमिंग राबी सीजन। बट सिर्फ वीट ही नहीं, बाकी राबी क्रॉप जैसे बार्ले, ग्राम, लेंटिल्स, इनके भी एमएसपी को भारत सरकार ने इंक्रीज किया है। कुछ कंसर्न्स हैं इकोनॉमिस्ट के कि already food inflation is on the higher side, and with this MSP increase the food inflation will further pick up. That is a concern. तो दो आर्टिकल को मिलाकर के हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन कुड हाइक बाय 0.2%, वैसा ही कुछ इंडियन एक्सप्रेस में भी आया कि नॉट ए वेरी स्मार्ट हाइक। MSP increase not only render Indian wheat globally uncompetitive but also fuel domestic inflationary pressure. तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा दाम बढ़ जाएगा वीट का, और फिर उससे कैसा है कि इंटरनेशनल मार्केट हम लूज करने लगेंगे बिकॉज आवर वीट विल बिकम कॉस्टलियर, और साथ ही साथ देश के अंदर भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया, ऐसा ही कुछ द हिंदू में भी आया। ये फूड इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी ऑन द हायर साइड एंड एमएसपी विल इंक्रीज इन एमएसपी विल फर्दर फ्यूल इट अप। एमएसपी पे यूपीएससी ने साल 2018 में ये मेंस पे प्रश्न पूछा था जीएस पेपर 3 में। आप इसको अटेम्प्ट करें और इफ नीडेड रीड द हिंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आरबीआईज एक्शन अगेंस्ट 4 एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आपको एनबीएफसीज के बारे में बता सकूं कि ये हैं क्या। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, नाम से ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो मतलब बैंक जैसे ही एक्टिविटीज हैं बट दे आर नॉट बैंक। बैंक जैसे इनका काम है फाइनेंस देना, लोन देना, बट टेक्निकली दे आर नॉट अ बैंक, राइट? नाम से इतना तो समझ आ ही रहा है, इसीलिए इनका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। लाइक बैंक्स, दे ऑल्सो एंगेज इनटू फाइनेंशियल एक्टिविटीज बट दे आर नॉट अ बैंक। सो सबसे पहला अंतर तो ये है बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में कि बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, व्हाइल एनबीएफसीज आर लाइक एनी अदर कंपनी रेगुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 which was amended in 2013। तो एनबीएफसीज आर टेक्निकली एक कंपनी, जैसे अलग अलग कंपनियां होती है वैसे एनबीएफसी भी कंपनी है, और काम इनका लेकिन बैंक से मिलता जुलता है। बैंक जैसे फाइनेंस करते हैं अलग अलग तरह के लोन्स को, ये भी फाइनेंस करते हैं, इसीलिए इनका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कुछ जो प्रोमिनेंट एनबीएफसीज हैं जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये सब नाम आपने सुना होगा। बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच का अंतर क्या देखते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, रेगुलेशन में अंतर है, कानून जो बैंक्स और एनबीएफसीज को रेगुलेट करता है। दूसरा, मैंने आपको क्लास में बताया है बैंक्स के अंदर जो भी डिपॉजिट होता है उसको हम लोग कहते हैं एनडीटीएल,
That means banks accept demand as well as time deposits, demand and time liability, right? तो बैंक्स डिमांड और टाइम लाइबिलिटी दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। उसके अलावा बैंक्स आर पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, यानी कि दे कैन इशू चेक्स, कार्ड्स, ईटीसी। एनबीएफसीज आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, दैट मीन्स दे डू नॉट इशू और क्लियर चेक्स। बैंक्स के अंदर जो हम पैसा जमा करते हैं उसमें 5 लाख तक का हमारा डिपॉजिट इंश्योर्ड रहता है, यानी कि अगर हमारा अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है, अगर वो बैंक डूब जाती है तो कम से कम 5 लाख रुपए हमें वापस मिलेगा। दैट इज नोन एज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी। सो मनी दैट वी डिपॉजिट इन बैंक 5 lakh rupees आर गारंटेड even in case of failure of the bank. There is no such insurance for deposit in NBFCs. बैंक्स को CRR SLR की रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करनी होती है। जब CRR SLR we have discussed in the class only. NBFCs do not maintain CRR SLR. Banks do create credit but NBFCs do not create credit. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्रेडिट क्रिएशन। तो अगले पेज पे मैं क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। बाकी देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन के बारे में अगले पेज पे देखेंगे। रिलेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स लोन देते हैं, एनबीएफसीज का इंटरेस्ट रेट थोड़ा हायर साइड पे होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अगेन जो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हमने पढ़े हैं वो बैंक्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं बट दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसीज। फॉरेक्स सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करता है बट एनबीएफसीज डू नॉट। चेक्स की बात कर ही लिए, बैंक्स डू इशू चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, दे कैन नॉट इशू चेक्स एंड ड्राफ्ट्स एनबीएफसीज। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट तरीके से कि कितना कैपिटल मेंटेन करना है, बेसल नॉर्म्स एंड ऑल और स्ट्रिंजेंटली एप्लीकेबल ऑन बैंक्स। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं किसी दिन और मैं डिस्कस करके न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताऊंगा, वैसे 4-5 महीने पहले बताया था मैंने, आगे फिर बताऊंगा। तो बेसल नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ऑन बैंक्स, नॉट एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसीज। लेट अस टॉक अबाउट क्रेडिट क्रिएशन। बैंक्स आर एंगेज्ड इन क्रेडिट क्रिएशन बट एनबीएफसीज आर नॉट। देखिए बैंक में होता क्या है, मान लीजिए इस इंसान ने 1 लाख रुपए जमा कराया बैंक में। बैंक ने क्या किया, 10,000 रुपए अपने पास रख लिया एज कुशन मनी, कुछ पैसा उसमें से सीआरआर एसएलआर में डाला, 90,000 रुपए इसको दे दिए लोन के तौर पे। 90,000 इसको मिल गया लोन के तौर पे। इसने क्या किया, ये 90,000 रुपए से कुछ सामान खरीद लिया इस इंसान से। अब इसने 90,000 रुपए फिर से अपने बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। अब इस बैंक ने क्या किया कि 90,000 में से 10% लगभग 9,000 रुपए अपने पास रख लिया आज कुशन मनी, 81,000 फिर से किसी और इंसान को लोन के तौर पे दे दिया। इस इंसान ने फिर 81,000 का कुछ सामान इससे खरीदा, इसने वापस से वो 81,000 बैंक में जमा कराया। तो अब सोचिए इस आदमी के नाम पे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए। इस आदमी के नाम पे बैंक अकाउंट में कितने हैं, 90,000 रुपए। और इस इंसान के नाम पे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, 81,000 रुपए। तो सेम 1 लाख रुपी बिकॉज ऑफ 2 levels ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैज बिकम 2,71,000। इस एक्टिविटी को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। यही चीज मैंने फिर यहां लिख करके भी दिखाई है कि ए ने 100 रुपया बैंक में जमा किया, बैंक ने 10 रुपया साइड कर दिया कुशन मनी, 90 रुपए बी को दिया लोन के तौर पे। मान लीजिए बी ने क्या किया, वही पैसा बैंक 2 में जमा कर दिया। बैंक 2 ने 90 रुपया साइड में रखा, 90 में से 9 रुपया साइड में रखा एज कुशन मनी, 81 रुपीज सी को दे दिया लोन के तौर पे। तो अब 100 रुपया ए के अकाउंट में दिखा रहा है बैंक में कि इसके पास 100 रुपए हैं, बी के अकाउंट में 90 रुपीज दिखा रहा है और सी के पास 81 रुपीज तो है ही। तो टोटल 100 रुपीज अर्लियर विथ ए हैज नाउ बिकम 271 रुपीज। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन, या इसी को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। द मोर एंड मोर banking activities are done, the same money keeps on getting multiplied. But NBFCs do not do credit creation. Why? Because NBFCs लोगों से डिपॉजिट लेकर के लोन नहीं देते। NBFCs अपना ही फंड, अपना ही पैसा, वो एक कंपनी है तो मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर के कंपनी खोली, मैंने, आपने, 2 लोगों ने और ने मिलकर कंपनी खोली, हम अपना पैसा लोगों को लोन के तौर पे देते हैं। इसको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और अगर हमको डिपॉजिट लेते भी हैं तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट लेते हैं, टाइम डिपॉजिट, ठीक है।
तो मतलब वाई एनबीएफसीज डू नॉट are considered as part of credit creation process because they do not engage into this activity कि लोगों को लोन दिया और लोग वही पैसा आगे फिर बैंक में जमा किया. What happened कि NBFCs can lend their own fund. They cannot deposit the fund of deposit by the people. इसमें कैसा है, इस इंसान का पैसा मल्टीप्लाई होकर के 100 रुपया मल्टीप्लाई होकर के 271 रुपये बन गए हैं. ए का पैसा मल्टीप्लाई होकर के 271 बन गया है, राइट. तो दिस कैन बी कंसिडर एज मनी मल्टीप्लायर, बट NBFCs they have to use their own money. This is what has been written here. Why NBFCs are not considered as part of credit creation process? Because they can lend the funds from their own capital, own money, or their own borrowing, but without creating a new money. वो कोई लोगों से डिपोजिट अलग से नया वो फंड नहीं लेते हैं. सी, जैसे ये वाला जो पूरा चेन है ये एनबीएफसीज नहीं बनाएंगे. ये चेन जो है वो बी ने अपना पैसा बैंक 2 में जमा किया ना, और इसी कारण से ये 90 रुपया वापस से 81 और एडिशनल क्रिएट कर दिया. ये नहीं होता है, ये चेन नहीं बन पाता एनबीएफसीज में, क्योंकि एनबीएफसीज अपना ही कैपिटल देते हैं आगे. दे डोंट टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. सो मान लीजिए कि पहला लेवल बन भी गया, बैंक एनबीएफसी 1 ने 100 रुपये उधार दिया भी बी को, बट बी डज नॉट डिपॉजिट दैट money into NBFC 2. So since that chain does not get created, बैंक में कैसा है, हमने पैसा लिया, वही पैसा दूसरे बैंक में जमा किया, वही पैसा तीसरे बैंक में जमा किया, वही चौथे बैंक में जमा किया, तो चेन गेट्स क्रिएटेड, मनी गेट्स मल्टीप्लाइड. ठीक है. एनबीएफसीज में एनबीएफसीज हैव टू lend their own money to the people. They do not take deposit from the people. ऐसे डिमांड डिपॉजिट दे डोंट टेक फ्रॉम द पीपल. ये बात है ना कि एनबीएफसीज डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. फॉर दैट रीजन ओनली एनबीएफसीज आर कंसिडर्ड टू नॉट बी क्रिएटिंग क्रेडिट. ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है. सिंस दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये चेन नहीं बन पाता और इसी कारण से क्रेडिट क्रिएशन नहीं करते, वो मनी मल्टीप्लायर नहीं होता है. आई जस्ट होप आई हैव बीन एबल टू मेक सेंस टू यू ऑल. अगर एनबीएफसीज भी लोगों से डिमांड डिपॉजिट ले पाते तो एनबीएफसीज भी ये चेन बना पाते और दे कुड हैव बीन क्रिएटेड मनी मल्टीप्लायर. बाकी मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट मैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा. ये मैंने आपको क्लास में बेसिक इकोनॉमिक क्लास में नहीं पढ़ाया, बट फ्यू थिंग्स आई हैव डिलिबरेटली केप्ट टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ओनली. अच्छा, एनबीएफसीज को आरबीआई ने साल 2021 में 4 लेवल में कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन. किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, कितना उनका कैपिटल है, उसके बेसिस पे आरबीआई ने उनको 4 लेवल पे कैटेगराइज किया. बेस लेयर जो लोवेस्ट लेयर होगा, फिर मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर. टॉप लेयर पे आरबीआई काफी सारे स्ट्रिंजेंट नियम लगाएगी, बेस लेयर वालों के लिए काफी लिबरल नियम रहेंगे. बट अभी टॉप लेयर में कोई भी एनबीएफसी कैटेगराइज है नहीं, सो टॉप लेयर इज करेंटली एम्प्टी. But it is reserved for those NBFCs that pose extreme amount of risk and require enhanced regulation. उन्हीं को रखा जाएगा टॉप लेयर में. अभी टॉप लेयर में कोई भी एनबीएफसी है नहीं. अब न्यूज यही है कि कुछ एनबीएफसीज भारत सरकार के आरबीआई के नियमों को वायलेट कर रहे थे कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कितना रखना है वो बता रखा है कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मत चार्ज कीजिए, बट कुछ एनबीएफसीज एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे. और जो लोग पैसा नहीं लौटा पा रहे उनके अगेंस्ट कोर्सिव रिकवरी मेथड यानी कि मारपीट करके पैसा वसूली कर रहे थे कुछ एनबीएफसीज. इसलिए एनबीएफसीज 4 एनबीएफसीज के ऊपर आरबीआई ने उनकी एक्टिविटीज को अभी के लिए बार कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. यही है न्यूज. दिस न्यूज इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इंपॉर्टेंट इज एनबीएफसीज हैं क्या, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स, what is credit creation process, also known as money multiplier process, which banks do but NBFCs do not do, and 4 layer of categorization of NBFCs. ये जो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, इस पे यूपीएससी ने साल 2021 में ये प्रश्न पूछा था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज मेरा होंगचा
चोंगबा फेस्टिवल, मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मणिपुर का ये फेस्टिवल है। लोग इसमें गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, कल्चरल डांस सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। दिस फेस्टिवल ऑफ मणिपुर सिंबलाइजेस ब्रदरहुड एंड यूनिटी। चूंकि मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कन्फ्लिक्ट के कारण, इसलिए उसके फेस्टिवल्स वगैरह को भी देखते रहेंगे। ट्रेडिशनली दिस फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन मणिपुर रॉयल पैलेस एंड द मेन होस्ट हैज़ बीन किंग ऑफ मणिपुर हिमसेल्फ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन हमने कल दिया था, इसमें पहला स्टेटमेंट तो ठीक ही है सुप्रीम कोर्ट के फ्लैग को लेकर के। दूसरा स्टेटमेंट सब ठीक ही था, बस यहाँ रोमन स्क्रिप्ट के कारण गलत हो गया, यहाँ देवनागरी स्क्रिप्ट होना चाहिए था, इसीलिए आंसर वुड बी वन ओनली। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन इंडिया इज हायर देन डायरेक्ट टैक्स, ये स्टेटमेंट तो गलत है, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन हाल फिलहाल में ज्यादा हो गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।